बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इनसाइट में मैं इरफान जमशेद आपसे मुखातिब हूँ। आज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने से पहले जो है वो, अगर आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इनसाइट पेज जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को वॉच कर सकें। तो आइए चलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में की वजह से जो फील्ड पैदा होती है, हम उस फील्ड को आज जो है उसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि हम कैसे जो है फील्ड मालूम कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने चार्जेस पढ़े हैं वो दो तरह के चार्जेस पढ़े हैं। एक तो पॉइंट चार्ज था, ठीक है, जो एक सिंगल बिल्कुल एक आप कहें डिस्क्रीट चार्ज था और उसकी वजह से जो फील्ड पैदा होती थी हम किसी भी पॉइंट पे मेजर करते थे और वो पॉइंट चार्ज अकेला भी हो सकता था और मल्टीपल पॉइंट चार्जेस भी हो सकते थे। दूसरी सूरत में हमने देखा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को देखा है कि आपका चार्ज जो है वो पूरे एक वॉल्यूम की शेप में है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी उसको लेते हुए हमने आप जो मेरा वीडियो देख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसमें फील्ड कैसे मेजर किया गया है और उसमें एक प्रॉब्लम वाली वीडियो अलग से भी है, आप वो भी देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से चार्ज को मालूम किया गया है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो बेसिकली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस तरह से ज़ूम करेंगे कि आपको जो चार्ज है वो एक थिन लाइन में जो है और वो लाइन जो है वो काफ़ी लेंथी है। वो लाइन आपकी जो है वो जस्ट लाइक अ फिलामेंट है। जिस तरह आपका पास एक फिलामेंट होता है या बारीक है, जैसे बारीक बाल है, इस तरह से बहुत बारीक किस्म की आपके पास लाइन है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आपके पास अगर पॉइंट चार्जेस हैं और आप उन पॉइंट चार्जेस को एक लाइन में परोते जाएं, ठीक है, तो वो एक जो पूरी लाइन बनेगी आप उसको भी एक लाइन चार्ज कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी भी वॉल्यूम की जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, यहाँ पे भी जो उस चार्ज की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, उसको हम कहेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी। और ये जो फिलामेंट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो कंडक्टर है, ये वेरी स्मॉल रेडियस है, इसका इसका रेडियस है बहुत स्मॉल होगा और उसकी कोई लाइन चार्ज डेंसिटी होगी जिसको हम रो एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यह था कि उसकी यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब थी और लाइन चार्ज डेंसिटी जो है उसकी यूनिट जो है वो कूलम पर मीटर है। अब हम एक अज्यूम करते हैं एक स्ट्रेट लाइन को और उसी से हम सारा रिलेशन ड्रा करते हैं और हमारी स्ट्रेट लाइन जो है आप यहाँ से गौर से अगर तस्वीर को देखें तो आपको एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नज़र आ रहा है जिसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जी एक्सिस है, ठीक है। और आपके इस जी एक्सिस के अलोंग में आपके पास यहाँ पे जो है एक ये ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और हमने एक छोटा सा चार्ज का पीस लिया है जिसको हमने डी क्यू बोला है। और ये जो पीस है छोटा सा, ये बेसिकली डिफरेंशियल चार्ज है और ये डिफरेंशियल लाइन चार्ज है क्योंकि अलोंग द लाइन है, ठीक है। मजीद इसके देखते हैं कि ये एक्सटेंड हो रहा है अलोंग जी एक्सेस और ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये क्यों हमने इसको रखा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और बोला सिलेंड्रिकल है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो लाइन होती है वो जो है वो सिलेंड्रिकल इन नेचर होती है, यानी अगर आप उससे रो को कम करते जाएं और अगर रो बिल्कुल कम करके ख़त्म कर दें तो पीछे एक लाइन बच जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत में लेंगे। आगे जो बढ़ेंगे आपको इसकी मज़ीद समझ आती जाएगी। और हम लिमिट कौन सी अप्लाई करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो अगर आप इस सारी लाइन को ज़ूम करते हैं तो सूरत में ये लाइन जो है नीचे जो है वो नेगेटिव जी यानी माइनस इन्फिनिटी से ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जो है ना ये एक्सटेंड हो रही है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो लाइन है अब चार्ज है जो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड जो पैदा होती है वो हम किसी भी पॉइंट पे मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हम वो फील्ड मेजर करना चाहते हैं। तो लिहाजा वो जो आपको फील्ड है
वो हमें उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ये पता हो कि आपकी जो लाइन चार्ज है उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है। अगर आपके पास एक यूनिफ़ॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी हो तो फिर हमारे लिए उस फ़ील्ड का मालूम करना बहुत ईज़ी है। क्योंकि लाइन चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए या आपको चार्ज पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास चार्ज ना हो तो फिर आपके पास अगर लाइन चार्ज डेंसिटी हो तो फिर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल में लाते हुए चार्ज को मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होते हैं जिनको हमने ज़हन में रखना है, ठीक है? एक सवाल ये है, जो फ़ील्ड पैदा हो रही है, वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है? पहली बात। जो फ़ील्ड पैदा हो रही है या यानी जो असल सोर्स है फ़ील्ड का जो सोर्स है वो तो बेसिकली वो चार्ज है और यहाँ पे वो चार्ज जो है वो लाइन चार्ज है। अब वो जो लाइन चार्ज है वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में फ़ॉल करता है? नंबर 1 उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़ाहिर है आगे 3 कंपोनेंट्स होंगे हर कोऑर्डिनेट्स। तो हम यहाँ कहते हैं कि हमारा ये जो लाइन चार्ज है ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फ़ॉल करता है, राइट। अगर वह सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉल करता है तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के आगे कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन से? रो, फाई एंड जी। अब हमने ये देखना है कि वो जो सोर्स है यानी वो जो सोर्स यानी लाइन चार्ज है, क्या उसके जो चार्ज है, क्या उसके वो जो वहां से चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उसमें तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं? तीनों मौजूद हैं या कुछ मौजूद हैं, तो हमने ये देखना है कि कितने मौजूद हैं और कितने मौजूद नहीं है ताकि जो मौजूद ना होंगे हम उनको कैंसिल करके सिर्फ जो मौजूद होंगे हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकें, उसको मुख्तसर कर सकें ताकि हम आसानी से अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें। तो लिहाजा 2 एंड हैं, एक एंड उस सोर्स का है कि वो जो चार्ज पैदा कर रहा है, वो जिसकी वजह से फील्ड पैदा हो रही है, वो कितने कंपोनेंट्स उसके उसके मौजूद हैं और कितने मौजूद नहीं हैं। दूसरे दूसरे हम हैं जो हम किसी पॉइंट पे खड़े होके उस फील्ड को मालूम करने जा रहे हैं। तो लिहाजा हम किस सिमत में जाएंगे तो फर्क पड़ेगा, किस सिमत में जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ये बात आप याद रखिएगा कि आपने इन दोनों चीजों को ज़हन में रखना है। एक तरफ वो सोर्स कि वो कौन सी पैदा कर रहा है और किस कंपोनेंट में पैदा कर रहा है, किस में नहीं कर रहा। दूसरा, हम किधर जाएं तो फर्क पड़ता है, किधर जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो लिहाजा पहले को हम उसने बोला है विद विच द कोऑर्डिनेट द फील्ड डज नॉट वेरी। ये फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। सॉरी, ये हमारी बात हो रही है कि किस कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो फील्ड वेरी नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि हम जहां खड़े हैं यहां हम अगर फाई यानी इसके गिर चक्कर लगाएं तो फर्क पड़ेगा। जी यानी हम यहाँ से ऊपर चले जाएं या यहाँ से नीचे चले जाएं तो फर्क पड़ेगा। तो तीसरा कौन सा है? रो, यानी हम इस लाइन के करीब होते जाएं या इससे दूर जाते जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। एक एक ये चीज देखें कि किससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो भारत में पता इसका दूसरा हल ये है, दूसरा सही क्या है कि किससे फर्क पड़ेगा। ज्यादा जिनसे फर्क नहीं पड़ेगा जब वो पता लगेंगे तो हम बाकियों में से उसको उनको रिमूव कर देंगे। इसी तरह दूसरा जो एंड है वो ये सोर्स के वाले से कहा है विच कंपोनेंट्स ऑफ द फील्ड आर नॉट प्रेजेंट या फिर विच कंपोनेंट्स ऑफ फील्ड आर प्रेजेंट। आप इसकी ऑपोजिट शेप देखें तो वो ऐसे बनेगी। यानी एक तरफ कि कौन से कंपोनेंट्स है जो मौजूद नहीं है तो जवाब में ये हमें मिल जाएगा कि विच कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। तो लिहाजा 3 है तो 3 में से अगर 2 नहीं है तो फिर इसका मतलब एक कौन सा जो है। और इसी तरह 3 में से अगर 2 के साथ वो वेरी नहीं करता तो एक किसके साथ वेरी करता है। ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है, लिहाजा जिनका जवाब हमने देखना है। तो चलें देखते हैं सबसे पहले कि लाइन जो है किससे रिजेंबल करती है। अगर हम फील्ड की तरफ जाएं तो लाइन किससे रिजेंबल करती है? लाइन एक सिलेंड्रिकल शेप से रिजेंबल करती है। लिहाजा यहाँ से पता ये चला कि अब हम क्या करेंगे। हमारे पास 3 ही कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन से? रो, फाई और जी। हम तीनों के हिसाब से देखेंगे। हम 2 को फिक्स करेंगे और तीसरे के हिसाब से मूव होके देखेंगे कि क्या को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। सो सबसे पहले जो है ना क्या करना है, हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों कंपोनेंट्स को हमने देखना है। सबसे पहले आप ऐसा करें, रो और जी को कांस्टेंट कर दें। रो और जी को कांस्टेंट करने का प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अब आपने जितने इससे दूरी पे हैं इस लाइन से, ये दूरी आपने नहीं बदलनी, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने हाइट नहीं बदलनी, ठीक है। नहीं ना आपने यहाँ से ऊपर जाना है या आपने नीचे जाना है। तो इसका मतलब है क्या बदलना है, हमने फाई को बदलना है। और फाई को बदलने का मतलब ये है कि इतनी दूरी का इसके गिर्द आप चक्कर काट सकते हैं, इस लाइन के गिर्द चक्कर काट सकते हैं।
तो बताएं क्या चक्कर काटने से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये आप समझे कि जैसे ये एक आग का मीनार है, ठीक है? और आप इसकी तपश महसूस करना चाहते हैं, तो लिहाजा एक बंदा अगर इससे 2 मीटर के फासले पे इस साइड पे हो, अगर दूसरा बंदा 2 मीटर के फासले पे इस साइड पे हो, तो उसको भी उतनी ही हरारत मिलेगी। तो लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो उसके शुमाल की तरफ अगर जो है वो 2 मीटर के फासले पे हो और कोई जनूब की तरफ 2 मीटर के फासले पे हो, सबको रोशनी की बात करें तो बराबर मिलेगी, हरारत की बात करें तो बराबर मिलेगी, इसी तरह फील्ड की बात करें तो बराबर फील्ड आपको पहुंचेगी। तो लिहाजा अगर आप जो है वो लाइन चार्ज के इर्द गिर्द मूव करते हैं तो आपको सेम चार्ज महसूस होगा जिस मर्जी चार्ज पे चलें। लिहाजा इस चीज को जो बोला जाता है कि इसकी सराउंडिंग में यानी एक सिमेट्री पाई जाती है फील्ड की, और इस तरह की सिमेट्री को हम एजीम्यूथल सिमेट्री कहते हैं। और इसका बेहतर जो है वो आप अदराक जो है या इसकी समझ अंडरस्टैंडिंग आपको इस फिगर से हो सकती है। अगर ये उसका क्रॉस सेक्शन है तो आप इसके किसी भी सिमत में चले जाएं, अगर मैं इसको 0 एंगल बोलूं और इसको 90 बोलूं, इसको 180 बोलूं, 270 बोलूं, तो किसी भी डिग्री पे मैं चला जाऊं, अगर मेरी दूरी उससे बराबर है और एक ही हाइट है तो इसका मतलब ये है नो चेंज एट ऑल। इसका मतलब है कि नो फील्ड कंपोनेंट वेरी विद फाई के साथ वेरी नहीं करती। अब हम चलते हैं आगे। अब हम रो और फाई दोनों को करते हैं कांस्टेंट। अब किसको वेरी करेंगे? जी को करेंगे। ना तो अब हमने डिग्री बदलनी है, एंगल बदलना है, ना हमने ये दूरी बदलनी है। अब हमने इस पॉइंट को अभी ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। तो आप बताएं कि अगर ये लाइन इनफाइनाइट है तो इसका क्या फर्क पड़ता है कि आप यहाँ पे 2 मीटर के फासले पे इससे खड़े हों या 100 किलोमीटर के बाद भी आप इसके सामने उतनी दूर खड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। अब आपने मूविंग अप एंड डाउन है और जैसा जी के साथ आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, प्रॉब्लम इज अनचेंज, कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं होगी। और आपकी सिमेट्री होगी, इसको एक्सियल सिमेट्री कहते हैं। यानी यानी ये है कि अगर आप किसी उसकी उसकी जो लंबाई है, फर्ज करें आप ओरिजिन पे उस लाइन से 2 मीटर दूर खड़े हैं, तो आपको जो फील्ड मिलेगी 100 किलोमीटर बाद भी अगर आप उससे 2 मीटर दूर खड़े होंगे तो आपको वैसा ही महसूस होगा। आप 10 लाख मीटर दूर किलोमीटर के बाद भी अगर आप उससे 2 मीटर दूर खड़े होंगे तो वही इफेक्ट होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइटली एक जैसी है, आपको हमेशा वो एक जैसी नजर आएगी। लिहाजा अलोंग जी मूव करने से आप जो मेजर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके लिए कोई तब्दीली नहीं आनी। लिहाजा इसको एक्सियल सिमेट्री कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जी का फंक्शन नहीं होगा फील्ड। तो लिहाजा इसका मतलब है अब तीसरी तरफ चलते हैं और अब क्या करेंगे? ना हम जी मूव करेंगे, ना अब हम फाई मूव करेंगे, अब हम रो मूव करेंगे। और रो को मूव करना या चेंज करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है हम उसके करीब जाएंगे या हम उससे दूर होंगे। ये वो बात है, ये वो मर्हला है जहां पे वाकई ही फर्क पड़ेगा। आप जितना उसके करीब जाएंगे आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड महसूस करेंगे, और आप उससे जितना दूर जाएंगे आपकी फील्ड उतनी ही वीक होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। तो लिहाजा इससे क्या साबित हुआ? एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है क्या, कि हमारे पास 3 कंपोनेंट थे, हमें पता ये चला ना फाई से फर्क पड़ता है ना जी से फर्क पड़ता है, फर्क रो से पड़ता है। तो लिहाजा 3 कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन से इन 2 को खत्म करके सिर्फ रो को रहने देंगे। तो वो जो सवाल हमारे पास थे विद विच कोऑर्डिनेट्स द फील्ड डज नॉट वेरी, तो उसका जवाब ये है कि फाई और जी दोनों से वो वेरी नहीं होती। और किन से वो वेरी करती है? तो उसका जवाब यह है कि वो सिर्फ रो से वेरी करती है। तो लिहाजा हमने एक तरफ का वर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब हम देखते हैं कि विच कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। अब हम फील्ड की तरफ जाएंगे। लिहाजा फील्ड की तरफ जाने के लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा? हमने ये समझें आप कि जैसे अब हमने ये याद रखें कि इनफाइनाइट लेंथ नहीं लेनी। अब हमने एक मखसूस एक सिनेरियो को समझना है और आपने इस चीज को बड़े गौर से समझना है। आप ऐसे एज्यूम करें जैसे आपके पास 10 लाख पॉइंट चार्जेस हों जो आपने एक लाइन में लगाए हुए हों, तो वो एक लाइन चार्ज बन जाएंगे। ठीक है, 10 लाख लाइन आपने पॉइंट चार्ज मिला के आपने एक लाइन चार्ज बनाया हुआ है। अब उस 10 लाख की वजह से जाहिर है उसका एक चार्ज है, उसका एक पूरा इंपैक्ट है और उसकी वजह से एक फील्ड पैदा हो रही है, राइट। अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप एक और चार्ज उसमें ऐड कर रहे हैं, यानी 10 लाख और एक, यानी एक आप उसमें नया ऐड करने जा रहे हैं। ज्यादा जब आप उसमें एक नया पॉइंट चार्ज ऐड करेंगे तो उसकी उसका जो पहले का इम्पैक्ट था, उसकी जो पहले का चार्ज था, उसका चार्ज पहले से बढ़ जाएगा
और लिहाजा अब उसकी वजह से जो पैदा होने वाली फील्ड है उसमें भी इजाफा हो जाएगा, यानी एक इंक्रीमेंट आ जाएगा, लिहाजा लेंथ में भी एक इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो लिहाजा हम उस इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन को देखेंगे कि वो जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन वो कर रही है, हम उसकी वजह से पैदा होने वाले फील्ड को देखेंगे, यानी कि हम बिल्कुल डिफरेंशियल लाइन पे चले गए हैं। ये हमारा एक चार्ज एक हमारी डिफरेंशियल लाइन चार्ज है, लिहाजा हम इस डिफरेंशियल लाइन चार्ज की वजह से पैदा होने वाली फील्ड मालूम करेंगे। हमारा पूरा तरीका वारदात यही होगा कि हम पहले डिफरेंशियल इस लाइन चार्ज जो एक्चुअली पॉइंट चार्ज है, उसका नाम यहाँ डिफरेंशियल लाइन चार्ज है, उसके वजह से पैदा होने वाली फील्ड को मालूम करेंगे और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके हम सारी की सारी लाइन का निकाल लेंगे बाद में। तो लिहाजा ये क्या है कि आप ये समझें कि वो जो एक चार्ज है वो जो फील्ड पैदा कर रहा है, ठीक है, वो अकेला चार्ज जो वहां पे ऐड हुआ है, अब वो जो फील्ड पैदा कर रहा है वो अकेले, वो तो डायरेक्टेड अवे है, ठीक है, वो उससे तो बाहर निकल रही है। तो लिहाजा क्या रिजल्ट निकलेगा उसका? इसका मतलब यह है कि उसमें फाई कंपोनेंट नहीं होगा। अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, ज्यों-ज्यों आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में आगे जाएँगे, आगे एक बहुत बड़ा कांसेप्ट आ रहा है और वो कांसेप्ट है जो है डाइवर्जेंस का और कर्ल का, ठीक है? कर्ल और डाइवर्जेंस का। याद रखें इस दुनिया में चीज़ें जो कर्ल हो रही होती हैं वो डाइवर्ज नहीं होती, जो जब डाइवर्ज हो रही होती हैं तो वो कर्ल नहीं होती। यानी या तो चीज़ें रिंग्स की शक्ल में होती हैं और या वो एरोज़ की शक्ल में होती हैं। यानी डाइवर्ज होने का मतलब ये है कि आपके पास एक सोर्स पॉइंट है और उसमें से बहुत सारी लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, या एक सिंक पॉइंट है और बहुत सारी लाइंस उसके अंदर जा रही हैं, यानी या तो डाइवर्ज कर रही हैं या कन्वर्ज कर रही हैं। और जो कर्ल है उसका मतलब है कि आप के बहुत सारे रिंग्स उसमें से निकल रहे हैं। अगर आप पानी में कहीं पत्थर फेंकते हैं तो वहां बहुत सारे रिंग्स उस पॉइंट से बहुत सारे रिंग्स बाहर निकलते हैं, तो लिहाजा वहां पे बहुत सारे फाई बाहर निकलते हैं। हम ये कहेंगे कि वहां फाई कंपोनेंट्स उस सेंटर से फाई कंपोनेंट बाहर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन जिस जगह पे चार्ज होता है वहां से फाई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के फाई कंपोनेंट नहीं निकलते, बल्कि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के रो कंपोनेंट से रेडियल कंपोनेंट निकलते हैं, क्योंकि वो तीरों की शक्ल में उससे बाहर निकल रहे होते हैं। तो लिहाजा वहां पे रिंग्स नहीं बनते, रिंग्स मैग्नेटिक फील्ड के बनेंगे। तो लिहाजा हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर रहे हैं। लिहाजा याद रखें कि यहाँ पे उस लाइन चार्ज की सराउंडिंग में फाई कंपोनेंट्स नहीं होगा। लिहाजा क्या है कि हम ये कहेंगे कि फाई का जो कंपोनेंट है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, ई रो, ई फाई, ई जी। तो उनमें से ई फाई हमने अभी से 0 करवा दिया कि वो तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा वहां पे क्या मौजूद होगा? सिर्फ ई रो होगा और ई जेड होगा। अब जेड की भी बात सुन लें। जेड का मामला ये है कि आपकी जो लाइन है, अगर आपके ओरिजिन से 10 फुट ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, यानी हमने क्या बोला था कि हमारे पास ये जो पॉइंट है वो 10 लाख पॉइंट चार्जेस के बाद एक पॉइंट है। तो लिहाजा ओरिजिन के ऊपर 10 लाख चार्जेस के बाद जो एक पॉइंट आ रहा है वो जो फील्ड पैदा कर रहा है वो हम ये मालूम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ओरिजिन से नीचे भी 10 लाख के बाद जो पॉइंट मौजूद हो, जब इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बात करेंगे, तो लिहाजा वो चार्ज भी इक्वल होने की वजह से और ऑपोजिट होने की वजह से इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। लिहाजा इस वजह से याद रखें कि जो जी कंपोनेंट है इस कैंसलेशन की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो लिहाजा हम कहेंगे कि इक्वल डिस्टेंसेस पे मौजूद जो भी चार्ज होगा लाइन चार्ज के अंदर, यानी इक्वल डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से जितना ऊपर, ओरिजिन से उतना नीचे, ये जो इक्वली जो डिस्टेंट होंगे इनके मामला क्या होगा कि एक दूसरे के चार्ज को ऑपोजिट करके यानी कैंसिल करवा देंगे। तो लिहाजा जी कंपोनेंट मौजूद होने के बावजूद भी उसका इफेक्ट कैंसिल होगा, लिहाजा हम जी कंपोनेंट से भी हम हाथ धो बैठे। तो लिहाजा पीछे क्या बचा? सिर्फ रो। तो अब हमारा जो सवाल था कि कौन कौन से फील्ड के कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद नहीं होंगे, तो लिहाजा जवाब ये है कि ई रो तो हो, ई फाई तो होगा ही नहीं और ई जेड होते हुए भी कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी तरफ कौन सा मौजूद होगा? सिर्फ रो का मौजूद होगा। तो दोनों तरफ के जवाबात सेम आए, यानी वो भी सिर्फ रो वाला प्रोड्यूस करेगा और ये वाला भी सिर्फ रो वाले से फर्क पड़ता है। तो सो हम क्या करेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ ई रो कंपोनेंट को मालूम करेंगे, बाकी दो कंपोनेंट्स को यानी ई फाई ई जी को मालूम करने की जरूरत ही नहीं है। तो लिहाजा ई रो जो है वो
कंपोनेंट जो है वो चेंज भी किसके हिसाब से होगा, रो के हिसाब से होगा। तो लिहाजा अब हमने ई रो का एक्सप्रेशन ड्रा करना है, तो उसको ड्रा करने के लिए एक्सक्यूज मी, अब हमने यहाँ पे एक सिचुएशन ले ली है जो पहले से हम इसको साथ में तस्वीर को लेके आ रहे हैं, और हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो डी क्यू चार्ज है यानी डिफरेंशियल लाइन चार्ज है यहाँ पे, इसकी वजह से जो फील्ड पैदा हो रही है हम मालूम करने जा रहे हैं इस पी पॉइंट पे। तो अब याद रखिए कि हम पी पॉइंट की लोकेशंस को हम यहाँ पे बयान कर रहे हैं किस हिसाब से, यहाँ रेक्टेंगुलर के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, या इक्विवेलेंटली हम उसको बाद में सिलेंड्रिकल में मूव कर देंगे। बहरहाल ये पी पॉइंट यहाँ वाई एक्सिस पे मौजूद है, अलोंग वाई एक्सिस ये यहाँ पे मौजूद है। ओरिजिन से इस पी पॉइंट का फासला जो है वो आर है, और ओरिजिन से इस चार्ज का जो फासला है वो आर प्राइम है, और इस चार्ज का इस पॉइंट से जो फासला है वो आर माइनस आर प्राइम है, यानी कैपिटल आर है। ठीक है, और ये जो एंगल है थीटा, ये बेसिकली मौजूद है आर प्राइम और आर माइनस आर प्राइम के दरमियान में। तो लिहाजा अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वो कह रहा है कि यहाँ पे पी पॉइंट जो लिया है ये बड़ा परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमने ले लिया है z इज इक्वल टू 0 पे, यानी अलोंग y लेने का मतलब है कि यहाँ पे z की वैल्यू ज़ाहिर है ओरिजिन के बिल्कुल पैरेलल, तो ये 0 है। तो हमें बेसिकली ना तो यहाँ z बदलेगा, और दूसरा अब यहाँ पे एंगल बदलने का भी कोई चांस नहीं है कि बिल्कुल y पे ही ले लिया है। लिहाजा ये दो चीजें फाई और z एक तरह से लॉक हो गई हैं, तो हमने वैसे भी लॉक करनी थी। तो अब हम वो जो इंक्रीमेंटल फील्ड है पैदा हुई है, उसका इफेक्ट पी पे आके देखेंगे कि क्या पड़ रहा है। तो लिहाजा उसके लिए जो इक्वेशन हमने पहले से ड्रॉ की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो यही इक्वेशन यहाँ इस्तेमाल होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बेसिकली वो डिस्टेंस का स्क्वायर है, जो डिस्टेंस बेसिकली चार्ज और उस पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है, और उसका स्क्वायर है, और साथ में ये बेसिकली वो यूनिट वेक्टर है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जनरल फार्मूला है, ठीक है, यानी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वो जो दरमियानी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और साथ में ये यूनिट वेक्टर, ये उसका जनरल एक्सप्रेशन है। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे चार्ज पूरा चार्ज नहीं है, पूरा लाइन चार्ज नहीं ले रहे, हम सिर्फ डिफरेंशियल चार्ज ले रहे हैं, तो लिहाजा अगर चार्ज डिफरेंशियल है तो फिर इसका मतलब फील्ड भी डिफरेंशियल हो जाएगी। तो लिहाजा इसके हिसाब से अब हम चलेंगे, तो डी क्यू जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि डिफरेंशियल चार्ज जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, वो लाइन चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ के इक्वल है। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज में क्या होता था, डिफरेंशियल चार्ज जो है वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और वी के इक्वल होता था। तो लिहाजा यहाँ लेंथ जो है वो क्या होगी, लेंथ बेसिकली यहाँ पे ये z पॉइंट है, तो ये dz है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो यानी रो एल डी जेड प्राइम, तो लिहाजा डी क्यू जो है वो बेसिकली रो एल डी जेड प्राइम के इक्वल है। तो अब हम ये वैल्यूज को इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बिकॉज वैल्यू पुट करने से क्या हो जाएगा कि डी ई जो है वो रो एल डी जेड प्राइम, और बाकी हमने फार्मूला ऐसे लिख दिया है। अब हम उसके बाद इसमें मजीद जो है वो आर की मैं यूनिट वेक्टर को मैंने ओपन करके लिखा है, कि यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका ये भी आपको पता है कि वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो लिहाजा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड जो है ये इसके बिल्कुल मिलती जुलती होती है, लिहाजा ये क्यूब बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बनता है इक्वेशन का। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं वो डिस्टेंसेस की, तो लिहाजा आपको पहले ही बताया था कि जो इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस है वो मतलब r माइनस आर प्राइम का जो भी उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर है, तो उस मैग्नीट्यूड का हमने स्क्वायर लिख दिया, और यूनिट वेक्टर यहाँ पे जाहिर है क्या होगा, r माइनस आर प्राइम ओवर, ये वही इक्वेशन है जो हमने पहले यहाँ पे बताई है आपको, ये वाली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की शेप में हम इसको ले आए उसी तरतीब से चलते चलते। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे r और r प्राइम की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, और हम इनको किस कोऑर्डिनेट के तहत लिखेंगे, हम इनको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के मुताबिक लिखेंगे। यानी अब हम देखेंगे ये r जो है ये असल में क्या है, तो अगर आप गौर करें तो ये r बेसिकली बिल्कुल ही एक रेडियली इसके बाहर निकल रहा है, तो लिहाजा इसको अगर y रेक्टेंगुलर में हम इसको y बोलेंगे, और सिलेंड्रिकल में बेसिकली इसको रो बोलेंगे, क्योंकि ये रो वाला कंपोनेंट है। तो लिहाजा r को हम रो से रिप्लेस कर देंगे, और r प्राइम जो है ये वाला ये बेसिकली z कंपोनेंट है, और यहाँ पे z क्योंकि z प्राइम के हिसाब से है, लिहाजा z नहीं है, z प्राइम है पॉइंट का नाम, तो इसलिए z प्राइम a z हो जाएगा। तो लिहाजा हम r और r प्राइम की ये जो वैल्यूज नई वैल्यूज हैं ये इसके अंदर हम रिप्लेस कर देंगे,
और r माइनस r देखें वो क्या बन जाएगा, रो ए रो माइनस जी प्राइम ए जी। अब ये वैल्यूज हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा आप आगे जाके इन दोनों को, नीचे वाले हिस्सों को मिला सकते हैं, मिला के ये 3/2 हो जाएगा। आप इक्वेशन को इस शेप में ले आए अगेन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप देखें ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके अंदर ए रो वाला कंपोनेंट भी मौजूद है और ए जी वाला भी मौजूद है। तो हम ये पहले तय कर चुके हैं कि ए जी वाले से कोई फर्क नहीं पड़ना, लिहाजा हम ए जी वाले को खत्म कर देंगे, सिर्फ ए रो वाले को रखेंगे, लिहाजा माइनस जी प्राइम ए जी खत्म कर देंगे और सिर्फ इस रो को लेंगे और ये ए रो साथ में ले लेंगे। तो लिहाजा ई रो कंपोनेंट क्योंकि मौजूद नहीं है तो सिंप्लीफाई करके हमने इसको खत्म कर दिया और रो यहाँ ले आए और ए रो ये साथ में लिख दिया है। ये इक्वेशन जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गई है, ठीक है। और इसको मजीद जो है अगर हम सिर्फ, ये तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सिर्फ उसका ए रो ही कंपोनेंट है, और सिर्फ अगर ए रो की मैग्नीट्यूड देखें तो फिर हम अगर इस वेक्टर यूनिट वेक्टर को इसके साथ से हटा दें तो फिर ये ए रो की मैग्नीट्यूड पीछे रह जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये मैंने स्मॉल रखा है और ये बेसिकली सॉरी ये बोल्ड था और ये बोल्ड नहीं है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट वेक्टर है, और ये एक है ही स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है ई रो की, लिहाजा इसके साथ यूनिट वेक्टर नहीं आ रहा। तो लें जी हमारे पास ये इक्वेशन है, और अब हम ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये इक्वेशन असल में उस फाइनाइट यानी इस इंक्रीमेंटल चार्ज की वजह से, इस डिफरेंशियल लाइन चार्ज की वजह से जो फील्ड डिफरेंशियल पैदा होगी उसके लिए यही फार्मूला है, हम यहीं तक महदूद रहेंगे। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है बहुत जबरदस्त किस्म का एक्सप्रेशन जो हमने ड्रॉ कर लिया है, अब इस एक्सप्रेशन को बेसिकली हम इस्तेमाल में लाते हुए पूरी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हैं। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज के लिए हम एक्सप्रेशन को मालूम करेंगे। लिहाजा इस टॉपिक के अंदर हम फाइनाइट लेंथ एज वेल एज इनफाइनाइट लेंथ दोनों के लिए एक्सप्रेशन मालूम कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट के लिए क्या होगा। इनफाइनाइट के लिए हमें इसी के अंदर आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल लगाना पड़ेगा और हमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बाकी अंदर वाली इक्वेशन उसी तरह से लिखी जाएगी, सिर्फ इसका आपने इंटीग्रल लेना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जी जेड प्राइम, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू डी जेड प्राइम। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, अब हमने ये किया कि इसमें से जो कांस्टेंट्स थे हमने इनको बाहर ले आए। मैंने इसको बड़ा स्लोली ब्रेक करके सारा टाइप किया हुआ है ताकि आपके लिए समझना बहुत आसान रहे, ठीक है, और ज़्यादा मुश्किल ना आपको पेश आए। तो लिहाजा ये इक्वेशन मैंने यहाँ रिपीट में लिख दिया है, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले आए और ये अंदर जो हमारे पास अब वेरिएबल्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है, वो ये है कि अब हमें जो है वो चेंज ऑफ वेरिएबल्स करना पड़ेगा। हम dz के हिसाब से इसको इंटीग्रेट अभी नहीं कर सकते, लिहाजा हमें चेंज ऑफ वेरिएबल करना पड़ेगा। और उसकी उसकी वजह ये है कि आप देखें कि यहाँ पे जो पहले हम बेसिकली जो एक ट्रायंगल बनती थी, ठीक है, और उस ट्रायंगल को हम सॉल्व कर रहे थे, तो लिहाजा अब ये ट्रायंगल एक चेंज लेगी और ये वैल्यू देखें कहाँ पे इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मूव हो जाएगी। तो लिहाजा अगर हम यहाँ dz में इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पुट करें तो सब कुछ इन्फिनाइट हो जाएगा, तो हम एक्सप्रेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल्स में जो हम बड़ा चेंज करने जा रहे हैं वो हम ये करने जा रहे हैं, हम z प्राइम को रो कॉट थीटा में बदल रहे हैं। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे और अगर इस पॉइंट के लिए ये ट्राइंगल बनती है और इसमें ये थीटा एंगल बनता है तो नई सिचुएशन में ट्राइंगल क्या बनेगी, या नई सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्री कैसी होगी, ठीक है। तो लिहाजा उसको देखते हुए हम जो जी प्राइम है, हम बेसिकली अपनी लिमिट्स को भी चेंज कर देंगे और वेरिएबल्स को भी चेंज कर देंगे। तो हम जो वेरिएबल है हमारा यहाँ पे डी जेड बेसिकली जेड प्राइम है, तो हम जेड प्राइम को रिप्लेस कर रहे हैं रो कॉट थीटा के साथ। तो लिहाजा अब हमने पूरी इक्वेशन को इसके हिसाब से चेंज कर देना है। तो लिहाजा यहाँ पे z प्राइम है तो यहाँ पे z प्राइम का स्क्वायर है तो यहाँ पे रो स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और बाहर डी जेड प्राइम है, ये सिर्फ z प्राइम नहीं है, उसकी उसकी डेरिवेशन है। तो लिहाजा z पॉइंट की डेरिवेशन लेते हैं, तो इसकी अगर डेरिवेशन लें तो वो बन जाएगी माइनस रो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो लिहाजा इसकी हमें
ये डेरिवेशन मिली है, तो लिहाजा अब dz प्राइम की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और इसी तरह z प्राइम की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखते हैं हमारी इक्वेशन जो है वो कौन सी शक्ल इख्तियार करती है। तीसरी चीज जो मैं बताना भूल गया हूँ वो क्या है, dz प्राइम की वैल्यू भी हमने निकाल ली है और dz प्राइम की भी निकाल ली है और z प्राइम की भी निकाल ली है। तीसरी है कि लिमिट्स क्या होंगी। लिमिट्स तो अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं रहेंगी क्योंकि ये z प्राइम के लिए थी। तो थीटा के लिए वैल्यूज क्या होंगी, हम ये देखेंगे कि उसकी इक्विवेलेंट वैल्यूज कैसे बनेंगी। बेसिकली z प्राइम की जो लिमिट थीटा है, सॉरी z प्राइम की जो लिमिट इन्फिनिटी है, अब हम देखेंगे कि वो इन्फिनिटी थीटा की किस वैल्यू के लिए आ सकती है। तो देखें कॉट जब 0 का लिया जाए तो इन्फिनिटी बनता है, तो इसका मतलब है कि जहां लिमिट इन्फिनिटी थी वहां लिमिट 0 डिग्री हो जाएगी, वहां लिमिट 0 हो जाएगी। इसी तरह से z प्राइम की कौन सी वैल्यू पे जो है वो माइनस इन्फिनिटी आता है, तो उस हिसाब से देखें तो कॉट पाई लिया किया जाए तो उसका माइनस इन्फिनिटी जवाब आ जाता है। तो लिहाजा हमें क्योंकि z प्राइम में कॉट है, लिहाजा कॉट के हिसाब से हमने देखना है कि कॉट कोटेंजेंट की कब वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होती है, वो 0 पे होती है। तो कोटेंजेंट की कब वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी होती है, वो बेसिकली पाई पे होती है। लिहाजा इससे साबित होता है कि हमारी लिमिट्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बजाय पाई टू 0 हो जाएंगी। तो लिहाजा अब इक्वेशन में हमने तीनों चीजें पुट कर दी हैं, इधर पाई टू 0 कर दिया है, इधर हमने रो कॉट जो है पुट कर दिया है। रो ज्यादा यहाँ पहले से स्क्वायर था तो रो का भी स्क्वायर बन गया, कॉट का भी कोटेंजेंट का भी स्क्वायर बन गया, और इसी तरह यहाँ हमने dz प्राइम की वैल्यू भी पुट कर दिया है। अब इसको मजीद थोड़ा सा आप जो है वो सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई ऐसे होगा कि आप इस माइनस को यहाँ जो है वो बाहर ले आए, ये वाला माइनस बाहर भी ला सकते हैं, और इसी तरह आप क्या करें कि ये रो की एक वैल्यू यहाँ पे है और दूसरी रो की यहाँ वैल्यू है, तो लिहाजा ये रो बाहर जाके स्क्वायर हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ माइनस का सिंबल जो है वो गायब हो गया है। वो ये हुआ है कि हमने बेसिकली लिमिट्स इन्वर्ट कर दी हैं। अगर आप लिमिट्स को इन्वर्ट करेंगे तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो नेगेटिव बाहर आ रहा था, हमने लिमिट्स को पहले पाई टू 0 थे, हमने उनको 0 से पाई कर दिया, लिहाजा उसने इस नेगेटिव को कैंसिल कर दी है। तो अब हमारे लिए सूरत हाल और जो है वो आसान हो गई है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये रो स्क्वायर जो है ये दोनों में आ रहा है, तो लिहाजा रो स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे, लेकिन आप उसको सिंपली रो स्क्वायर की शक्ल में कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये जो रो स्क्वायर है इसकी पावर बेसिकली 3/2 है। तो लिहाजा 2 जो है वो नीचे 2 से कैंसिल होगा, तो ये 3 की पावर से बाहर आएगा, तो लिहाजा 3 की पावर से ये बाहर आ गया। अब आप क्या करें कि इधर स्क्वायर है और इधर क्यूब है, तो लिहाजा आप इन दोनों को काट के यहाँ सिर्फ नीचे एक रो रह जाएगी आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ नीचे आपके पास ये रो रह गई है। ठीक है, तो अब आपके पास जो इक्वेशन है, मैं दोबारा यहाँ पे इस इक्वेशन को ले आता हूँ। तो इस इक्वेशन में अब आप देख सकते हैं कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली 1 माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये भी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो लिहाजा ये देखें जी इक्वेशन हमारे लिए और ही आसान हो गई है। तो अब लिहाजा यहाँ पावर इसकी 2 है और यहाँ पावर इसकी 3/2 है, तो ये 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसको और थोड़ा सा सिंपल किया तो ये पावर 2 बन जाती है और यहाँ पावर 3 बन जाती है। तो इस तरह ये 1 ओवर कोसेकेंट थीटा के बराबर हो जाता है। तो 1 ओवर कोसेकेंट थीटा बेसिकली साइन थीटा के इक्वल होता है। तो लिहाजा आप देखें कि ये इक्वेशन हमारे लिए और आसान होती होती इतनी आसान हो गई कि ये साइन थीटा के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा सिर्फ रह गया हमारे पास, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, वो इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो लिहाजा अब ये माइनस कॉस थीटा बन गया है। अब हम माइनस की वैल्यू को सिंबल को पीछे ले जाएंगे और हम इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे। तो लिहाजा माइनस को हम पीछे ले गए और लिमिट्स जो है वो cos 5 पुट किया है, माइनस cos 0 पुट किया है। तो लिहाजा अब इसको जब हल करेंगे तो cos -1 हो गया cos पाई, और cos 0 जो है वो माइनस माइनस यूज किया और ये 1 था, तो लिहाजा ये -2 और बाहर माइनस है, तो लिहाजा ये आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 2 जो है इधर नीचे 4 है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको नीचे कैंसिल कर देंगे। तो लिहाजा रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, ये है वो एक्सप्रेशन जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हमने ड्रा की है। और इस एक्सप्रेशन में एक बड़ी खासियत है, और ठीक है, अगर अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में फॉर्म में था, और अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें पूरा ई, तो वो बेसिकली आपको पता है एक ही कंपोनेंट है और ए रो यूनिट वेक्टर्स के साथ आ जाएगा। अब मैं आपको इस हवाले से इस एक्सप्रेशन में क्या खास बात है जो पहले हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की शक्ल में, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं था, वो मामला ये है कि यहाँ पे
जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर नहीं है, सिंपल डिस्टेंस है। पहले ये होता था कि जिस सोर्स में चार्ज होता था उस सोर्स से अगर आप 10 मीटर दूर चले जाते थे, ठीक है, यानी 10 गुना दूर चले जाते थे, तो उसकी फील्ड 100 गुना कम हो जाती थी, यानी वो 1% पे आ जाती थी। यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, वो बहुत जल्दी आप उसकी फील्ड कम हो जाती थी, आप उससे जब अवे जाते थे। लेकिन लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात यह है कि वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस नहीं जाती। अगर आप 10 गुना दूर जाएंगे तो 10 गुना ही कम होगी, अगर आप 50 गुना दूर जाएंगे तो 50 गुना ही उसकी वैल्यू कम होगी, जब स्क्वायर के साथ नहीं होगी। लिहाजा ये इसमें ओनली फॉल ऑफ इनवर्सली, सिर्फ इनवर्स के साथ फॉल होता है। ये इसकी ऐसी खासियत है जो पॉइंट चार्ज में नहीं थी, जो वॉल्यूम चार्ज में नहीं थी। वॉल्यूम चार्ज भी याद रखें, जब आप वॉल्यूम चार्ज किसी वॉल्यूम के करीब होते हैं तो आपको लगता है कि ये एक वॉल्यूम है, ये पॉइंट से तो बहुत बड़ा है, इसमें तो पता नहीं मिलियन बिलियन ट्रिलियन चार्जेस मौजूद हैं। लेकिन जब आप उस चार्ज से दूर चले जाते हैं तो वही चार्ज, वही वॉल्यूम एक नुक्ते के बराबर ही रह जाता है। आप देखें, सितारे हमें नुक्तों की तरह आसमान पे नजर आते हैं, लेकिन वो कितने बड़े, का मतलब है कि वॉल्यूम जितना मर्जी बड़ा हो जाए, आप उससे जब दूर जाएंगे, ज्यादा दूर जाएंगे, तो वो एक पॉइंट चार्ज ही बन जाएगा। तो लिहाजा उसका बिहेवियर वैसा ही हो जाएगा जैसे आप स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस किसी से अवे जाने वाली बात होगी। लेकिन उसके अपोजिट अगर आप लाइन चार्ज को देखें तो लाइन चार्ज इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रही है। जब कोई चीज इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, वो समझे वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, लिहाजा उसका इम्पैक्ट थोड़ा मुख्तलिफ पड़ता है। तो लिहाजा अगर इसी का मिसाल ये ली जा सकती है कि जैसे अगर आपके पास कोई एक रोशनी की लाइन हो और वो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रही हो, तो आप उससे अगर दूर भी चले जाएं तो उसकी रोशनी दूर होने से इतनी जल्दी फॉल ऑफ नहीं करेगी, बड़ा स्लोली फॉल ऑफ करेगी। लेकिन हमारे सारे लाइट सोर्सेज जो हैं वो सारे लिमिटेड होते हैं, लिहाजा लिमिटेड होने की वजह से जब आप दूर जाते हैं तो एक पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं, लिहाजा रोशनी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कम हो जाती है। अगर आप हमारे पास कोई फ्लोरेसेंट ट्यूब हो इनफाइनाइट, तो फिर हमारे लिए वही बिहेवियर हो, लेकिन क्योंकि मुमकिन नहीं है इसलिए ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा हमारी चार्जेस जितने भी हों, जैसे भी हों, बेसिकली लुक्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरह ही नजर आते हैं, क्योंकि उनके साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप पाया जाता है। यहाँ पे एक और सिचुएशन का भी जिक्र किया गया है, और वो ये सिचुएशन लाई गई है, ये जो हमने लाइन लिया वो एग्जैक्टली जी के अलोंग ली है, यानी जी के ऊपर ही उसको लगा दिया था हमने लाइन को। वो कहता है अगर इस लाइन को जी से थोड़ा हटा के थोड़ा परे करके लगा दिया जाए, यानी कितना परे, उन्होंने कहा है इस पॉइंट पे लगा दिया जाए, यानी उसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू 6 हो, ठीक है, और y एक्सिस की वैल्यू जो है वो 8 हो, यानी इतने पॉइंट पे आके यहाँ पे वो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर लाइन खड़ी कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो लिहाजा फर्क जो है वो चेंजेस के हवाले से, वेरिएबल्स के हिसाब से नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे बस वो देख लेंगे कि फासला कितना है। तो वो कहता है कि नॉट ऑल लाइन चार्जेस आर लोकेटेड अलोंग द जी एक्सिस, सारे तो जी एक्सिस के साथ अलोंग नहीं होते। तो यही मिसाल यहाँ दी गई है, और ये x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6 पे है। तो हम इसकी वैल्यूज अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमें p पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम उसको मालूम करना चाहते हैं, तो पॉइंट कौन सा जहाँ मालूम करना चाहते हैं वो ये पॉइंट p है। तो p की x y z की क्या वैल्यूज है, लिहाजा डिस्टेंस हम देखेंगे कि क्या बनता है यहाँ पर। तो जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, वो बेसिकली रो है, और रो रेडियस डिस्टेंस निकाला गया है x माइनस 6 का स्क्वायर, और इसी तरह y माइनस 8 का स्क्वायर, उसकी अंडर रूट ले लेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो लिहाजा ये रो की वैल्यू अगर हम वहां पुट कर दें, यानी वो कहता है कि ए रो को ए आर कर दें, तो आपकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन जाएगी। लिहाजा ए रो को उसने ए आर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि रेडियल डिस्टेंस है, और इस तरह से साथ में बाकी नीचे में मैग्नीट्यूड जो है वो ये है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं होता, आपको बताया कि लाइन चार्ज के अंदर वो जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो वो बस मैग्नीट्यूड ही लिखेगी। हाँ, अगर आप इस ए आर को एक्सपेंड करना चाहें, ठीक है, तो उस सूरत में क्या है कि ए आर एक्सपेंड होके इस तरह से हो जाएगा वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और ये अगर मैग्नीट्यूड ये थी तो ये उसका वेक्टर ऊपर ये लिखा होगा। तो लिहाजा ये वैल्यूज अगर आप इसमें पुट कर दें, ठीक है, तो अगर आप इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। तो यहाँ पे भी वो कहता है अगेन नोट दैट द फील्ड इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जी, फील्ड जी का फंक्शन कभी भी नहीं होगी। ठीक है, आपने ये ड्रिल प्रॉब्लम जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस के लिए करनी है और अपने जवाब को मैच करना है, और अगर आपका मैच हो जाए इसका मतलब आप समझ गए हैं, आपने ठीक किया है। अगर नहीं मैच होता तो आप उसको बार बार ट्राई करें,
और अगर आपको फिर भी मसला हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, और पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यह सारी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ और उसका रिवार्ड ये है कि आप पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।